देखो भाई, तुम लोग का क्लास 9 का गति का तीसरा नियम, 2 नियम हो चुका है। तीसरा नियम में कहता है कि एक वस्तु अगर दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर एक तात्क्षणिक बल लगाती है। तात्क्षणिक माने शीघ्र ही बल लगाती है, कोई देर से नहीं। ठीक है। गति का यह तीसरा नियम है, वही कहता है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर एक तात्क्षणिक बल लगाती है। क्या बल लगाती है? तात्क्षणिक बल लगाया जाता है या लगाती है। तो इसका हम लोग कहाँ अनुप्रयोग करते हैं? सो बंदूक जब चलाते हैं ना, तो हम लोग देखा होगा बंदूक चलाने के क्रम में कस के उसको पकड़े रहता है और वो यहाँ लगा करके बंदूक चलाता है। तुम लोग कभी देखा होगा इसको? नहीं। और बंदूक चलाने वाले को पूछना कि कैसा लगता है चलाने में, नहीं, कि जितना वेग से गोली निकलता है ना, बंदूक पीछे उसके सीने पर उतना ही बल लगाता है। गति का तीसरा नियम का वो उदाहरण है। गति का तीसरा नियम का उदाहरण है कि हम लोग जो धरातल पर चल पाते हैं, नहीं, वो गति के तीसरे नियम का पालन करते हुए चल पाते हैं। मुझे बात को कि नहीं? या फिर घोड़ा गाड़ी खींच पाता है तो क्यों खींच पाता है? गति के तीसरे नियम कहता है कि हम लोग धरातल पर जितना अपने कदमों द्वारा बल लगाते हैं, धरातल पर या पृथ्वी पर जितना बल लगाते हैं, पृथ्वी भी हमारे विपरीत, हमारे बल के विपरीत एक प्रतिक्रिया बल लगाता है हमारे पैरों पर, नहीं, और वो बल जो रहता है वो बराबर रहता है। हमारे द्वारा लगाया गया बल और इसके विपरीत पृथ्वी के द्वारा हमारे ऊपर लगाया गया जो बल रहता है वो दोनों बराबर रहता है, जिसके वजह से हम लोग चल पाते हैं। पानी पर क्यों नहीं चल पाते हम लोग? पानी पर इसलिए नहीं चल पाते हैं कि वो एक तो तरल पदार्थ है, और पानी पर हम लोग जितना बल लगाते हैं, पानी हमारे ऊपर एक विपरीत और बराबर बल नहीं लगा पाता है, जिसके वजह से हम लोग पानी में धंस जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा बात नहीं है। वायु में भी हम लोग नहीं चल पाते। तब घोड़ा गाड़ी खींचना, बंदूक चलाना, हम लोग दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं, वो गति के तीसरे नियम का पालन करते हुए ये काम हो पाता है। ठीक है। तो गति का तीसरा नियम का ये सब एग्जाम्पल पूछता है तुम लोग को कि अग्निशामक कर्मचारी, ठीक है, वो जब पानी के फव्वारा को जब आग पर फेंका जाता है तो उसके पाइप को एकदम सख्ती से, कड़ा से, एकदम मजबूती से पकड़े रखना पड़ता है। क्यों जानते हो? उसमें भी गति का तीसरा नियम भी लागू है। ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो तुम्हारा उदाहरण के रूप में हम बताए कि गति के तीसरे नियम का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। सो गति के तीसरे नियम के बाद अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन में। ये जो संवेग संरक्षण सिद्धांत तुमको लिखाए हैं वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। ये नहीं, सो देखो ना, कहता क्या है कि संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार दो वस्तुओं का संवेग टकराने से पहले और टकराने के पश्चात बराबर रहता है, जबकि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा होता है। कहने का मतलब कि ये दो वस्तु हैं, एक वस्तु का द्रव्यमान m है और एक अन्य वस्तु जिसका द्रव्यमान m2 है। ये दोनों वस्तु जब एक दूसरे से टकराएगा, नहीं, टकराने के और भी कंडीशन है, जब इसको सत्यापित करेंगे तब पता चलेगा। तो इसका टकराने से पहले का संवेग और टकराने से बाद, टकराने से पहले इन दोनों वस्तुओं का गति कुछ और था, टकराने के पश्चात इन दोनों वस्तुओं का गति कुछ और बदल जाता है। तो इन दोनों वस्तुओं के टकराने से पहले का संवेग और टकराने से बाद का संवेग बराबर होता है। वो इस तरह होता है कि जो तुमको हम सिद्ध करेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये इस वस्तु, पहले वस्तु का संवेग है, ये दूसरे वस्तु का संवेग, प्रारंभिक संवेग, नहीं, प्रारंभिक संवेग को हम लोग कम कैसे देखते हैं?
प्रारंभिक संवेग, ध्यान से तुम लोग समझना, P1 किए थे ना, mu नहीं, जब दो वस्तु है तो M1U1 करना पड़ेगा और M2U2 करना पड़ेगा। ठीक है, जब टकराए ये दोनों वस्तु तो दोनों का वेग अलग हो गया, तो अंतिम वेग V1 हो गया और V2 हो गया। नहीं, तो यही चीज हमको संवेग संरक्षण सिद्धांत में अभी सत्यापित करना है, तुमको यह सत्यापित करके हम देंगे। ठीक है, क्या है कि M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। तुम लोग इसको भी नोट कर लोगे फार्मूला को, तो अभी इसको हम सत्यापित करेंगे संवेग संरक्षण सिद्धांत को। देखो, ये संवेग संरक्षण सिद्धांत को हम आज तुमको सिद्ध करने जा रहे हैं। यह सिद्ध करने के लिए आता है एग्जाम में। ठीक है, संवेग संरक्षण सिद्धांत पहले ही इसका परिभाषा लिखा चुके हैं और सूत्र भी बना चुके कि M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। नहीं, उसको सत्यापित करेंगे। पेन कहाँ है? देखो, कहता है कि दो वस्तु, ठीक है, M1 और M2 द्रव्यमान का दो वस्तु एक सरल रेखा में एक ही दिशा में गतिशील है। जब एक सरल रेखा में एक ही दिशा में गतिशील है तो M1 वस्तु M2 वस्तु को किस कंडीशन में टक्कर मारेगा? एक कंडीशन कि यदि M1 का प्रारंभिक वेग M1 का वेग M2 के वेग से अधिक हो तभी न टक्कर मार सकता है। अन्यथा क्या होगा कि अगर दोनों का वेग बराबर हो, दोनों एक ही स्पीड से अगर गति कर रहा हो तो दोनों समान गति से चलता जाएगा, कहीं एक दूसरे से टकराएगा नहीं। ठीक है, या फिर यदि इस वस्तु का वेग अधिक हो, दूसरी वस्तु का यदि जिसका द्रव्यमान M2 है उसका वेग यदि अधिक हो तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा और ये पीछे ही रह जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ मेंशन किया कि U1 इज ग्रेटर देन U2। कहने का मतलब कि पहले वस्तु का जो वेग है वो दूसरे वस्तु के वेग से अधिक है, तभी जाकर के t सेकंड के पश्चात ये दोनों वस्तु टकराएगा। टकराने का एक ही कंडीशन है, हाँ, यदि वेग इधर से रहता, इस दिशा में अगर दोनों वेग गति करते तब होता क्या कि ये वस्तु आगे चलता जाएगा और ये पीछे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि U1 इज ग्रेटर देन U2। ठीक है, ध्यान देना कि दोनों वस्तु टकराएगा किस कंडीशन में? दोनों वस्तु टकराएगा जब दोनों का वेग में अंतर हो। ठीक है, और पीछे चलने वाले वस्तु का जो वेग है वो आगे चलने वाले वस्तु के वेग से अधिक होगा, तभी जाके टकराएगा। ऐसा ऐसा होता है कि नहीं? दो गेंद को मैदान में तुम लुढ़का दो एक साथ, ठीक है, दो गेंद है, दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस रख करके दोनों को एक साथ लुढ़का दो और एक ही वेग से, माने एक ही गति से उसको लुढ़का, तो दोनों कहीं आपस में टकराएगा नहीं। और अगर दोनों गेंद को हम इस प्रकार लुढ़काएं कि इस गेंद का जो वेग है वो इस गेंद के वेग से अगर अधिक हो तो आगे जा करके ये दोनों वेग क्या होगा? दोनों गेंद टकरा जाएगा। तो ये दोनों t सेकंड के पश्चात टकराए। अब टकराने के बाद वो रुका नहीं, टकराने के बाद फिर गति करते रहा, भले दिशा बदल गया हो, नहीं इधर से उधर हो गया हो, लेकिन वो चलता रहा। तो पहले वस्तु का अंतिम वेग v1 हो गया और दूसरे वस्तु का अंतिम वेग v2 हो गया। दोनों का गति चेंज हो गया। दोनों का प्रारंभिक वेग u1 और u2 था और दोनों का अंतिम वेग v1 और v2। वही चीज़ हम यहाँ पर थोड़ा सा लिखाने का प्रयास किए हैं कि माना m और m1 और m2 द्रव्यमान के दो वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग क्रमशः u1 और u2 है, एक ही दिशा में एक सरल रेखा में गतिशील है, जहाँ u1 इज ग्रेटर देन u2, u1 का वेग u2 से अधिक है। तो t समय पश्चात ये दोनों आपस में टकरा गया। दोनों को टकराने में अलग अलग समय थोड़ी लगा, t समय पश्चात दोनों वस्तु आपस में क्या हो गया? टकरा गया। तो टकराने के पश्चात दोनों वस्तुओं का जो अंतिम वेग है वो बदल गया। पहले वस्तु का अंतिम वेग v1 हो गया और दूसरे वस्तु का अंतिम वेग v2 हो गया। अब यहाँ होता क्या है कि चूंकि पहला वस्तु जो है वो दूसरे वस्तु पर बल लगाया होगा
फिर दूसरा वस्तु भी पहले वस्तु पर एक बल लगाया होगा, ताक्षणिक बल जिसको बोलते हैं, नहीं, और वो जो बल होगा वो बराबर और विपरीत बल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ कहता है कि पहला वस्तु दूसरा पर F1 बल लगाया, दूसरा वस्तु पहले वस्तु पर F2 बल लगाया, और ये दोनों जो बल लगाया है वो क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया लग रहा है। यहाँ न्यूटन की गति का तीसरा नियम का पालन हो रहा है, इसलिए गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या हो जाएगा कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2। ये माइनस जो दिए हैं वो क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर माइनस दिया गया है। गति का तीसरा नियम का यही मेन बॉडी है जो हमने यहाँ पर लिखा है कि क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया। तो ये क्रिया लगा रहा है पहले वस्तु दूसरे वस्तु पर, तो दूसरा वस्तु भी पहले वस्तु पर बल लगा रहा है, और वो विपरीत बल लगा रहा है, बराबर बल लगा रहा है। तो विपरीत के लिए हम यहाँ पर माइनस दिए और बराबर बल लगा रहे इसलिए दिए। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सत्यापित करने के लिए चलेंगे। तो अब यहाँ होता क्या है सो देखो, तुम समझना। गति के तीसरे नियम के अनुसार हो गया F1 इज इक्वल टू माइनस F2, नहीं, तो F1 पहले वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगा रहा है, F2 दूसरा वस्तु पहले वस्तु पर बल लगा रहा है। यहाँ पर होता क्या है कि F इज इक्वल टू हम लोग क्या देखे थे, MA देखे थे ना, पहले किसको सिद्ध किए थे ना, F इज इक्वल टू MA। सो देखना यहाँ पर तुम लोग अब लिखना नहीं कि यहाँ हो जाएगा कि M1 V1 माइनस U1 बटे T। ये संवेग का यहाँ पर तुमको एक सूत्र दिखाए हैं कि MA होता है, यहाँ पर F के जगह पर MA होता है, तो V माइनस U बटे T इज इक्वल टू ये होता है ना, तो वही तो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहले वस्तु का संवेग टकराने से पहले और दूसरे वस्तु का संवेग हम उधर लिखेंगे टकराने के पश्चात। तो यहाँ इज इक्वल टू करो, ये माइनस करो, और यहाँ M2 और इधर करेंगे V2 माइनस U2 बटे T, यहीं से हमारा बनने जा रहा है। सो ये T और ये T यहाँ कैंसिल कर देंगे हम। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये M1 V1 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो M2 M1 U1 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस M2 V2 और माइनस इंटू माइनस प्लस M2 U2 V माइनस U बटे T इज इक्वल टू ये होता है, याद रखोगे तुम लोग। ठीक है, अब इस टर्म को यदि हम इधर ले जाओ, इस टर्म को इधर ले आए तो M1 V1 प्लस ये वाला इधर लाएंगे तो M2 V2 इज इक्वल टू इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा M1 U1 प्लस उधर से M2 U2 पहले से है। ठीक है, इसी चीज़ को हम इस रूप में लिख देते हैं, ये वाला फैक्टर को अगर यहाँ कर दूँ अर्थात करके, अर्थात M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। यही चीज़ सत्यापित करना था हमको, और कुछ नहीं किए, बस क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन की गति का तीसरा नियम को लगा करके हमने यहाँ पर दिखाया। ये टकराने से पहले का संवेग है, टकराने के बाद का संवेग है। ठीक है, दोनों के संवेग का योग हम इस प्रकार निकालें। सो ये V माइनस U बटे T और यहाँ V2 माइनस U2 बटे T। T दोनों का समान है क्योंकि दोनों टकराया तो एक ही समय टकराया, तो वो T1 T2 नहीं करेंगे हम, क्योंकि एक ही समय टकराया तो दोनों T समय पश्चात टकराया। यहाँ तो लिखा हुआ है ना T समय पश्चात दोनों में टक्कर होती है। ठीक है, तो ये संवेग संरक्षण सिद्धांत कंप्लीट हुआ हमारा।